आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता का एक कंप्लीट वीडियो, जिसकी आपने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमको एक वीडियो आप ऐसा वीडियो प्रोवाइड कराइए जिसमें कि शॉर्ट में पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर हो जाए। तो ये आपके लिए वीडियो दोस्तों आ गया है, पूरा वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले इसकी जो खोज की थी दोस्तों, सबसे पहले जो देखा था, समझ लीजिए, जो जिन्होंने अनुभव किया था, वे थे एक दोस्तों ब्रिटिश यात्री थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। याद रखना, कहानी आपको एकदम स्टार्टिंग से बता रहे हैं। इसमें चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में, जब यहाँ पर ब्रिटिश राज्य चल रहा था, तो आए और उन्होंने इन टीलों को देखा और उन्होंने 1842 में, याद रखना दोस्तों, 1842 में एक किताब लिखी जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज। उन्होंने इन टीलों के बारे में दोस्तों विस्तृत चर्चा की, लेकिन उन्होंने ये नहीं क्लियर किया क्योंकि तभी पता नहीं हुआ था कि ये टीले हैं किस चीज़ के। तो उन्होंने इन टीलों के बारे में दोस्तों अपनी पुस्तक को प्रकाशित करवाया और उनमें राजमहल के अवशेष की जानकारी दी। और उसके पश्चात में धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और 1831 ईस्वी में अलेक्जेंडर बर्न आए दोस्तों, महाराजा रंजीत सिंह से मिलने के लिए। उन्होंने इन टीलों को देखा तो उन्होंने भी इसी बात को दोहराया कि ये किसी राजमहल के दोस्तों अवशेष हैं। उन्होंने कहा कि ये जो टीले हैं बड़े बड़े, ये गौतम बुद्ध या फिर उनके समकालीन जो राजा हुए उन्हीं के महल हैं दोस्तों। इसके पश्चात में दोस्तों समय आ गया 1856 में। 1856 में विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन कराची से लाहौर के बीच में जब रेल की पटरी दोस्तों बिछाई जा रही थी, उस समय यहाँ की खुदाई चल रही थी। तो कुछ जब वहाँ पर ईंटों की आवश्यकता हुई तो कुछ मजदूर गए और वो जो अवशेषों से दोस्तों क्या ईंटें लेकर चले आए। जब यहाँ के लोगों ने देखा, अंग्रेज जो बंधु थे, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने अनुमान लगाया कि उन्होंने पूछा कि आप ईंटें कहाँ से लेकर आए हैं। तो उन्होंने बताया कि पास ही में कुछ खंडहर हैं, वहाँ से हम लेकर आए हैं। फिर उसके पश्चात में इसका सार तो पता चल गया, लेकिन खुदाई इसकी प्रारंभ नहीं हुई। लेकिन इसी तथ्यों को देखते हुए सन 1861 में, याद रखना 1861 में, जब वायसराय जो कैनिन बने, कैनिन के नेतृत्व में दोस्तों पुरातात्विक विभाग की दोस्तों स्थापना हो गई। कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार दोस्तों आता है। 1861 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए दोस्तों, वो बनाएंगे विलियम कनिंघम। तो कनिंघम जी को जो बनाया गया, और इसके 2 वर्ष पश्चात यानी 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट, जो कि एक पुरातत्व और एक विद्वान थे, उन्होंने पल्लवरम, जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है दोस्तों, तमिलनाडु में, वहाँ से, और विलियम किंग इनके जो मित्र थे, विलियम किंग, इन्होंने अतिरमपक्कम नामक स्थान से सबसे पहले पाषाणकालीन दोस्तों साक्ष्य प्राप्त किए। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर बार बार आते हैं, आप उसको देख लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए। 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर कि पुरातात्विक विभाग के जनक किसे कहा जाता है। अगर पुरातात्विक विभाग के जनक आएगा दोस्तों तो आपको बताना है अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में बताना है। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में बताया है पुरातात्विक विभाग के संस्थापक या जनक। अगर पूछा जाएगा कि किसे पुरातात्विक खोजों का जनक कहते हैं, तो आपको बताना दोस्तों रॉबर्ट ब्रूसफुट को पुरातात्विक खोजों का जनक कहा जाता है। पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को, याद रखना। समय बीता गया धीरे धीरे और 1921 ईस्वी में जॉन मर्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की 1921 में, और राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की दोस्तों खोज की। ठीक है, और इन खोजों के पश्चात में पता चला लगभग 400 से लेकर के 500 दोस्तों प्रमाण मिले हुए हैं, और अभी तक के लगभग 1500 स्थान दोस्तों खोजे जा चुके हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, 400-500 प्रमाण मिले, लेकिन इसमें सबसे अधिक जो प्रमाण मिले वो दोस्तों मिले गुजरात से सबसे अधिक दोस्तों प्रमाण मिले। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें मिला क्या क्या दोस्तों, कैसे हम इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, और ये अनुमान लगाते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर, ये अनुमान लगाते हैं कि ये जो सभ्यता थी हमारी वो कितने वर्ष पुरानी है। तो इसमें क्या क्या मिला, तो इसमें मिले दोस्तों मृदभांड मीन्स होता है दोस्तों मटके। ठीक है, जो मिट्टी के मटके होते थे उनको मृदभांड बोला जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। और इन मृदभांडों का जो दोस्तों रंग था उस समय, तो वो था लाल। कैसा था दोस्तों? लाल, याद रखना।
और दूसरी चीज़ इनको मिली दोस्तों मनके। मनके मीन्स होता आभूषण। जो उस समय अधिकतर जो आम जनता आभूषण यूज कर रही थी वो हाथी के दांत और सीपी, जो नदियों में जो सीपी होती है, नदियों पास में सिंधु नदी थी। ये जितनी भी सभ्यताएं मिली हुई, जितने भी स्थल मिले हुए हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे मिले हुए हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो वो दोस्तों क्योंकि वे तो आम जनता के लिए दोस्तों हाथी के दांत और सीपी के दोस्तों जो गहने हैं या आभूषण दोस्तों अधिकतर वो पहनते थे। और जो उच्च वर्ग के लोग थे वो दोस्तों सोना चांदी या तांबे के आभूषण पहनते थे। ठीक है, अब बात आ जाएगी दोस्तों मुहर की। मुहर में दोस्तों जिस प्रकार से हम इस समय से पैसा यूज करते हैं या फिर जो सिक्के यूज करते हैं या फिर जो नोट यूज करते हैं, तो नोट देखो कागज़ तो सेम ही होता है, लेकिन वो इससे जो जिस नोट में जो कागज़ यूज किया जाता है वो एक विशेष प्रकार का कागज़ होता है। तो इसीलिए वहाँ पर भी मोहरें जो बनाई जा रही तो मिट्टी की बनाई जा रही थी। किस चीज़ की बनाई जा रही थी दोस्तों? मिट्टी की बनाई जा रही थी। लेकिन जो मिट्टी दोस्तों मोहरों के लिए यूज़ की जाती थी वो दोस्तों मिट्टी थी सैलखड़ी की। किस चीज़ की थी? सैलखड़ी। याद रखना, वो मिट्टी किस चीज़ की? सैलखड़ी। अधिकतर दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ईंट से पूछा जाता है। कौन से या किस मानक की ईंटों का दोस्तों प्रयोग हड़प्पा कालीन सभ्यता में हुआ? तो वो दोस्तों ईंट थी। पक्की ईंटों का अधिकतर यूज किया जा रहा था और दोस्तों उसका मानक था 4:2:1 का मानक था। ठीक है, एक दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन आता है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को दोस्तों हमने इनमें समावेश किया है। इसमें हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको उन सभी क्वेश्चनों का समावेश किया है। तो यहाँ पर देखेंगे एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, जो आकार मिले हुए हैं दोस्तों वो यू आकार का मिला हुआ है और मछली के चित्र अधिकतर मिले हुए हैं। जो भाषा लिखी जाती थी, जो लिपि थी उस समय, वह दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जो लिपि यूज की गई है दाएं से बाएं, कुछ लोग कहते थे बाएं से दाएं लिखी गई है। तो इन दोनों प्रणालियों को दोस्तों कहते हैं ब्रुस्टोफेदन शैली। क्या कहते हैं? ब्रुस्टोफेदन शैली। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मछली के चित्र बने हुए हैं, यू आकार के चित्र बने हुए हैं। तो ये दोस्तों उस समय की लिपि थी। ठीक है, जिसमें अधिकतर जो चित्र मिले हुए हैं वो अंग्रेजी के यू आकार के मिले हुए हैं और मछली के चित्र मिले हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं, पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में। आप दोस्तों देखे हैं जो अधिकतर क्वेश्चन आता है दोस्तों वो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार से आता है, यानी कहाँ कहाँ तक दोस्तों फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लेंगे कि काफ़ी बार क्वेश्चन आया कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो विस्तार दोस्तों त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। ठीक है, और एक चीज़ समझ लेंगे कि जो सर्वमान्य तिथि मानी गई है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। और इसको मानने वाले थे डीपी अग्रवाल जी और सर जॉन मार्शल, जिनकी अध्यक्षता में दोस्तों इन सभी जो क्षेत्र हैं इनकी जो खुदाई हुई है। ठीक है, अभी तक 1500 से स्थल अधिक 1500 दोस्तों स्थलों की खोज हो चुकी है और जितने भी दोस्तों स्थल हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, तो ये अधिकतर क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देख लेंगे ये भारत है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान का है। तो यहाँ पर लगभग 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का क्षेत्र पाया गया है और पूरब का क्षेत्र जो है दोस्तों 1600 किलोमीटर पाया गया है। ठीक है, सबसे ऊपर की ओर जाएंगे अगर उत्तर दिशा में तो चिनाब नदी बहती है। चिनाब नदी में जो मांडा पड़ता है, मांडा में दोस्तों अवशेष मिले हुए हैं। मांडा में क्या मिला हुआ है? तो मांडा में दोस्तों मिला हुआ है जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो युगल समाधान के साक्ष्य मिले हुए हैं दोस्तों मांडा में। और मांडा में जिला पड़ता है दोस्तों अखनूर जिला पड़ता है जम्मू कश्मीर में। यहाँ तक जो हड़प्पा सभ्यता का विकास दोस्तों माना जाता है। नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। काफ़ी बार क्वेश्चन आया। अगर इसी साइड में हम दक्षिण की तरफ आ जाते तो 1600 किलोमीटर आएंगे तो दहमाबाद पड़ता है। दहमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, जो नर्मदा नदी के किनारे है, यहाँ तक इसका क्षेत्र मिलता है। पूरब साइड में अगर चले जाएंगे तो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। यहाँ तक पूरब में हड़प्पा का विस्तार क्षेत्र है और बलूचिस्तान सुतकांगी रोड पड़ता है दास नदी के किनारे पाकिस्तान में। यहाँ तक पश्चिमी क्षेत्र दोस्तों है हड़प्पा का। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी के किनारे कौन सा जो है स्थल मिला हुआ है, तो इसको आप याद रखिए। और यहाँ पर जो बचे हुए उनको भी हमने समावेश कर लिया। धौलावीरा कौन सी नदी के किनारे? काली गंडक के किनारे है या फिर लूनी नदी आप कह सकते हैं। ठीक है, जो भी ऑप्शन आएगा उसको आपको टिक करना है।
कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। लोथल 200 भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे। इसमें से बार बार क्वेश्चन इसी से दोस्तों पूछा जाता है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और बिल्कुल ही इसको रट लेना, ठीक है। नगर योजना, अब नगर योजना के बारे में दोस्तों देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार जितनी भी क्वेश्चन दोस्तों बार बार आते हैं उन्हीं क्वेश्चनों का यहाँ पर समावेश किया गया और शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है। देखेंगे नगर के दोस्तों भाग, भवन देख लेंगे, नगर विन्यास देख लेंगे, दरवाजा, खिड़की, सड़क, इन सभी से दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, सबको शॉर्ट तरीके से समझ लेंगे दोस्तों। नगर जो होते थे दोस्तों दो भागों में बटे होते थे, एक था दोस्तों पश्चिमी भाग, एक था पूर्वी भाग, ठीक है। तो पूर्वी भाग में उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे और पश्चिमी भाग सामान्य जनता के लिए दोस्तों होता था। और ये देखिए यहाँ पर बताया भी गया है, इसके बगल में दोस्तों नदी है, कौन सी नदी? सिंध नदी है, ठीक है। भवन की बात करेंगे तो स्नानागार मिला हुआ है, अन्नागार मिला हुआ है, पुरोहित आवास मिला हुआ है और दोस्तों श्रमिक आवास मिला हुआ है। नगर विन्यास की बात करेंगे दोस्तों तो नगर विन्यास दोस्तों गीड पद्धति पर आधारित था, गीड पद्धति पर दोस्तों आधारित था, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके चारों ओर ये देखेंगे इस प्रकार की बस्तियां दोस्तों बसी होती थी, बीच में चौराहा होता था। जिस प्रकार से आजकल के नगर बसे हुए हैं उसी प्रकार के हड़प्पा कालीन नगर भी बसे होते थे, ठीक है। जो नालियों के साक्ष्य मिले हुए हैं उसमें देखा गया जो नालियां हैं दोस्तों वो पूर्णतः पाइप नुमा नालियाँ मिली हैं और नालियों को बंद अवस्था में नालियाँ मिली, यानी ऊपर से ढका गया नालियों को, ठीक है। दरवाजे की अगर बात करेंगे, जो हड़प्पाकालीन दरवाजे हैं दोस्तों वो सभी यानी जितने भी स्थल मिले हुए हैं सभी घरों के जो दरवाजे जो होते थे दोस्तों सड़क के पीछे की ओर, यानी जो सड़क होती है सड़क के पीछे की ओर खुलते थे। सभी घरों के दरवाजे सड़क के यानी सामने की ओर नहीं खुलते थे जिससे कि जाम न लगे, तो सामने की ओर नहीं खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन एक स्थान मिला हुआ है लोथल। लोथल एक ऐसा स्थान है, बंदरगाह है, जहाँ पर बार बार सामान को लाना ले जाना, इसीलिए यहाँ के जो घर है वहाँ के जो दरवाजे दोस्तों मिले हुए हैं वो सामने की ओर मिले हुए हैं, ठीक है। तो क्लियर है दोस्तों, लोथल में सामने की ओर और सभी स्थानों के जो घर होते थे, घरों के जो दरवाजे होते थे पीछे की ओर होते थे जिससे कि जाम न लगे। खिड़की की बात करेंगे तो सामान्यतः घरों में खिड़की मिली हुई है और खिड़कियों से जिससे कि हवा आती रहे और उजाला आता रहे, तो सामान्य रूप से दोस्तों खिड़कियों के साथ मिले हुए हैं। सड़क अगर देखेंगे दोस्तों समकोण की आकार की सड़कें होती थी, सीधी होती थी सड़कें, और सड़कों में जिस प्रकार से आजकल चौराहा बने होते हैं उसी प्रकार से चौराहा भी बने होते थे जिससे कि लोगों को सुविधाएं हो सके और जाम जैसी कोई भी संभावना न रहे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भोजन और सामाजिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, यानी किस प्रकार के लोग उस समय वहाँ पर निवास कर रहे थे, लोगों का जो जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे दोस्तों सामाजिक जीवन, लोगों का जो सामाजिक जीवन था वो 4 वर्गों में विभाजित था। 4 वर्ग में दो विभाजित थे, एक तो विद्वान थे, फिर योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे, ठीक है। तो 4 प्रकार की जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था में 4 प्रकार के जो लोग थे, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ठीक है। भोजन की अगर बात कर लेंगे तो भोजन 2 प्रकार का होता था, शाकाहारी, मांसाहारी, यानी आज के तरीके से लोग उस समय भी खाते थे। कुछ लोग शाकाहारी भी खाते थे और मांसाहारी, दोनों प्रकार के भोजन को ग्रहण करते थे, ठीक है। तो अब देख लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको 3 प्रकार से दफनाया जाता था। कितने प्रकार से दोस्तों? 3 प्रकार से दफनाने की प्रथा थी। वो कौन कौन सा प्रकार था? तो देख लेंगे। समाधान की स्थिति क्या थी, यानी किस प्रकार से दफना? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मृत्यु के बाद में दफनाने जाने के दोस्तों प्रमाण मिले। 3 प्रकार से दफनाया जाता था। पहला होता दाह संस्कार, दूसरा दोस्तों आंशिक समाधान होता था, तीसरा क्या होता है? पूर्ण समाधान, ठीक है। आंशिक समाधान और पूर्ण समाधान। समाधान में होता है दफनाने का यानी जो 100 किस प्रकार से दफनाए जाते थे। तो पहला क्या होता है? दाह संस्कार क्या होता है? जिस प्रकार से हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में दोस्तों क्या करते हैं, व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात में अग्नि दे दी जाती है और उसकी अस्थियों को विसर्जित कर दिया जाता था। तो ये दाह संस्कार था दोस्तों, ये अग्नि दे करके दोस्तों दाह संस्कार किया जाता था। आंशिक समाधान क्या था दोस्तों? उसमें क्या किया था, जो मृतक व्यक्ति होता है, तो कुछ लोगों का मानना था कि जो मृतक व्यक्ति है इसकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब इससे किसी को इसके शरीर से किसी को दूसरे को फ़ायदा हो जाए। तो वो क्या करते थे, जंगल में डाल आते थे या उसको कुछ क्षण के लिए बाहर छोड़ देते थे, यानी जंगल में डाल देते थे। जब जो जानवर होते थे, जानवर और पशु पक्षी क्या करते थे, जो जब उसका मांस खा लेते थे तो जब हड्डियां बचती थी तो उसको ला करके दफना दिया जाता था। वो दोस्तों होता था आंशिक समाधान, ठीक है।
पूर्ण समाधान क्या हुआ, जब व्यक्ति को दफना दिया जाता था तो वो था दोस्तों पूर्ण समाधान। तो आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता। अब कहाँ से दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन आते हैं उन्हीं का दोस्तों हमने समावेश किया है, और यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से दोस्तों मिली हुई है। ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से मिली हुई, इसको पढ़ लेंगे। तो हड़प्पा से क्या मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला हुआ है, लोथल से क्या मिला हुआ है, क्या मिला हुआ कालीबंगा से, और सुरकोटता से क्या मिला हुआ है ना, चहुंदड़ों से क्या मिला हुआ है, ये अधिकतर आता है। तो इसको हम शॉर्ट तरीके से दोस्तों पढ़ लेंगे और जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। कंपेयर करके भी हम लिख रहे हैं, जिससे कि आपको कंपेयर कर लीजिए, जिससे कि आप कभी भी आपके माइंड में बिल्कुल स्थित हो जाए, यानी ये चीज़ भर जाए, आप कभी भी ना भूलें। तो हड़प्पा की दोस्तों जो खोज की थी वो दयाराम साहनी जी ने 1921 में की थी। जो हड़प्पा है दोस्तों रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, और ज़िला जो पड़ता है वो साहिवाल ज़िला पड़ता है, पंजाब, जो कि इस समय पाकिस्तान में। ठीक है, याद रखना। ये दयाराम साहनी जी की हमने फ़ोटो भी ऐड कर दी है। ठीक है, तो अब क्या क्या चीज़ मिले यहाँ देखेंगे। एक तो श्रमिक आवास मिला, 6 सीधी रेखा में अन्नागार मिले, लकड़ी का ताबूत मिला हुआ, RH-37 कब्रिस्तान मिला हुआ, पुजारी प्रस्तर की मूर्ति मिली। ये जो 5 चीज़ें मिली। तो RH क्या यहाँ पर देखेंगे, जो R कब्रिस्तान मिला हुआ है, 37 वो दोस्तों जो उच्च वर्ग के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे वहाँ पर मिला हुआ। जो H जो कब्रिस्तान मिला हुआ है वो सामान्य जनता के लिए दोस्तों कब्रिस्तान था। ठीक है, अब इसको हम क्या किए हैं दोस्तों, एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं, जिससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि एक बाहर से व्यक्ति आया, एक बाहर से व्यक्ति मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में दोस्तों क्या आया, एक बाहर से व्यापारी आया, विदेशी व्यापारी आया। उसने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर व्यापार किया, लेकिन व्यापार की करने में क्या हुआ, उससे हानि हो गई। व्यापार करने में उसे जब अत्यधिक हानि हो गई तो उसने क्या किया, यहाँ पर श्रम करना यानी मजदूरी करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन यहाँ की मजदूरी को देख करके वो क्या हुआ, बहुत अमीर बन गया, और उसने क्या श्रमिकों के लिए दोस्तों आवास बना दिया। ठीक है, पहले सबसे पहला काम क्या किया, बहुत अच्छा काम किया उसने। यहाँ पर जो बाहर से आएंगे यानी विदेशी लोगों, जो विदेशी लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए क्या किया, श्रमिक आवास एक बना दिया, जिससे बाहरी लोग आए आसानी से रहे, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। दूसरा क्या किया, उसने इतनी मेहनत की दोस्तों, 6 अन्नागार बना दिए, यानी इतना उसके पास में धन हो गया कि उसने 6 अन्नागार में दोस्तों धन रख दिया, पैसा रख दिया, वहाँ पर जो है अनाज रख दिया, जिससे कि बाहरी जो लोग आए तो उनको खाने की दिक्कत ना हो, पीने की दिक्कत ना हो। तो 6 सीधी रेखा में अन्नागार बना दिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इतना अच्छा व्यक्ति था, कुछ समय के पश्चात में बूढ़ा होकर के उसने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए, बूढ़ा होकर वो तो खत्म हो गया, मर गया। तो उसको क्या किया गया, क्योंकि विदेशी व्यक्ति था, तो विदेशी व्यक्ति था इसीलिए क्या किया गया, लकड़ी के ताबूत में उसी की प्रथा के अनुसार लकड़ी के, यानी यहाँ पर तो जितना होता था 3 चीज़ों से होता था, यानी दाह संस्कार होता था, एक तो आंशिक होता था या फिर एक होता पूर्ण समाधान। ठीक है, लेकिन उसको क्या किया गया, क्योंकि वह विदेशी था, उसको लकड़ी के ताबूत में दोस्तों क्या किया गया, दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया, तो RH जो 37 कब्रिस्तान, RH-37 जो कब्रिस्तान था वहाँ पर दोस्तों क्या किया गया, उसको दफनाया गया, और उसकी मूर्ति भी बनाई गई। उसकी मूर्ति बनाई गई दोस्तों, किस चीज़ की, पत्थर की मूर्ति बनाई गई, प्रस्तर की मूर्ति, और उसे पुजारी के रूप में दोस्तों पूजा जाने लगा, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया था। तो ये दोस्तों एक कहानी है जिसके माध्यम से आपको याद हो जाएगा। फिर से एक बार आप दोहरा लीजिए। बाहर से एक विदेशी व्यक्ति आया, उसने यहाँ पर काम किया, और उसने क्या किया, सबसे पहले वो काफ़ी धन यहाँ पर पैसा कमाया, कमाने के पश्चात में एक श्रमिक आवास बना दिया बाहरी लोगों के लिए, और इतना पैसा उसने एकत्रित किया कि 6 अन्नागार बना लिए, जिससे कि जो बाहरी व्यक्ति आए उसको भोजन भी मिल सके। लेकिन वो खत्म हो जाने के पश्चात, मृत्यु हो जाने के पश्चात में लकड़ी के ताबूत में, क्योंकि विदेशी था तो लकड़ी के ताबूत में दोस्तों उसे दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया, कब्रिस्तान कौन सा था, RH-37, और उसके बाद में पुजारी के रूप में मूर्ति भी बनाई गई। ठीक है, तो ये कहानी है, इससे आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो की दोस्तों जो खोज की थी राखालदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, और इसे मृतकों का टीला या सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है, या बाग भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर बार एग्जाम में आता है कि सिंध का नखलिस्तान या बाग किसे कहते हैं, मृतकों का टीला किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ठीक है, तो हमारे हिसाब से आपको याद हो गया होगा। तो ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं अब यहाँ पर क्या मिला, क्या क्या चीज़ें मिली। तो सबसे पहले जो मिला दोस्तों पुरोहित आवास। ठीक है, पुरोहित आवास मिला, स्नानागार मिला, अन्नागार मिला, मूर्ति मिली,
चौड़ी सड़कें मिली और आदि शिव की दोस्तों मुहर मिली यहाँ पर। ठीक है, 6 चीज़ें मिली, आपको याद रखना। तो यहाँ पर भी आप कहानी के माध्यम से याद रख सकते हैं कि यहाँ पर क्या मोहनजोदड़ो में एक पुजारी थे, यानी क्योंकि वहाँ पुजारियों का प्रभुत्व था, तो पुजारी थे, उन्हीं के द्वारा शासन का संचालन किया जा रहा था। और उन्होंने स्नानागार, विशाल स्नानागार बनवाया, विशाल अन्नागार भी बनवा दिया वहाँ पर। और पूजा के रूप में वो क्या करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की वो पूजा करते थे। चौड़ी सड़कों का भी निर्माण करवाया। और आदि पुरुष, आदि जो शिव थे, जब उन्होंने जो मोहरें बनाई, यानी उन्होंने जो पैसा चलाया, उसमें क्या किया, आदि शिव की मोहर का दोस्तों अंकन कर दिया। तो आप इस प्रकार से कहानी के माध्यम से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आप क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छी तरीके से याद कर लेना। इस वीडियो को लगभग अगर आप 1-2 बार अगर देखोगे तो ये पूरे आपके कॉन्सेप्ट दोस्तों हो जाएंगे क्लियर। और यही क्वेश्चन बार बार दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धौलावीरा और कालीबंगा में क्या क्या मिला और इसकी खोज किसने की। ठीक है, तो धौलावीरा की जो दोस्तों खोज की थी वो जेपी जोशी जी ने की थी। जेपी जोशी ने कब की है, 1967 में की थी। और रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने 1990 में की। ठीक है, यानी 67 और 90 में खोज हुई है। कहाँ पर है ये दोस्तों, धौलावीरा है लूनी नदी में। ठीक है, इससे पहले हम बता भी चुके हैं, याद रखिए, लूनी नदी या फिर काली गंडक। ठीक है, ये कौन सा जिला पड़ता है, जिला जो कच्छ पड़ता है, गुजरात में, भारत में स्थित है धौलावीरा। ठीक है, यहाँ से क्या क्या मिला, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट दोस्तों जो दुर्ग मिला वो 3 भागों में डिवाइड था। यहाँ पर दुर्ग नगर, मध्य नगर और निचला नगर 3 भागों में डिवाइड था। ठीक है, देखो जितने भी नगर हुआ करते थे हमने बताया वो सभी 2 भागों में डिवाइड हुआ करते थे, एक तो पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में आम जनता निवास करती थी, जो पश्चिमी भाग था वहाँ पर दोस्तों दुर्ग या टीला था, उच्च वर्ग के लोग वहाँ पर निवास करते थे। ठीक है, लेकिन जो धौलावीरा मिला है वहाँ पर 3 वर्गों में नगर डिवाइड था, दुर्ग नगर, मध्य नगर और निचला नगर। ठीक है, और क्या मिला हुआ, तो पत्थर की नेवले की दोस्तों मूर्ति मिली हुई है। और मनका यानी कारखाना बनाने का दोस्तों, वो मनका यानी तो आभूषण बनाने का दोस्तों कारखाना भी प्राप्त हुआ। कहाँ पर, धौलावीरा में, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कालीबंगा, कालीबंगा देखते हैं। कालीबंगा का दोस्तों जो अर्थ होता है वो है काले रंग की चूड़ियाँ। काली वहाँ पर मिट्टी थी और मिट्टी की दोस्तों क्या बनती थी, चूड़ियाँ। तो ये इंपॉर्टेंट है, काली जो मिट्टी की चूड़ियाँ हैं इसका अर्थ है। ठीक है, इसकी जो दोस्तों खोज हुई थी वो अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी, अमलानंद घोष ने 1951 में की थी। और इसके बाद में, इसके साथ साथ में बाद में 51 के बाद में यानी 1969 में जो बीवी लाल थे यानी ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापड़, इन लोगों ने भी क्या किया, यहाँ पर कुछ अवशेषों की दोस्तों खोज की। अब यहाँ पर खोजा क्या क्या इन्होंने, तो सबसे पहले इन्होंने खोजा दोस्तों जुते हुए खेतों के प्रमाण। ठीक है, पहली चीज़ क्या खोजा, जुते हुए खेतों के प्रमाण, पशुपालन के साक्ष्य खोजे, मिट्टी की चूड़ियाँ खोजी, अलंकृत ईंटों का यहाँ पर प्रयोग हुआ था और हवन कुंड, इन चीज़ों के बारे में इन्होंने पता लगाया। ठीक है, और एक चीज़ कालीबंगा के बारे में समझ लीजिए, काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी आता है, अगर आप यूपी जो पीएससी का एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो कालीबंगा का क्षेत्र था दोस्तों वो उसमें जो मिला हुआ है, यानी जो कच्ची मिट्टी की जो दीवारें बनी हुआ करती थी और इससे ये रक्षा दीवारें होती थी दोस्तों। तो ये कालीबंगा एक ऐसा क्षेत्र मिला हुआ जहाँ पर जो दीवारें बनी हुई थी वो कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी। और जो निचला नगर था वो भी दुर्गीकृत था और जो उच्च नगर था वो भी दुर्गीकृत था, यानी पूर्वी और पश्चिम दोनों भाग में दुर्गीकरण था और वो भी कच्ची मिट्टी से। तो ये क्या था दोस्तों, तो यहाँ पर क्योंकि खेत पाए गए हैं इसलिए खेतों की रक्षा करने के लिए लोग क्या करते हैं, कच्ची मिट्टी का दोस्तों ये क्या करते हैं, कच्ची मिट्टी के दीवारें बना देते हैं जिससे जानवरों से रक्षा हो सके। तो यहाँ पर कच्ची मिट्टी के दोस्तों साक्ष्य मिले हुए। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें और मिली हुई हैं, इनको आप याद रखिए। अब हम कंपेयर कर लेंगे दोस्तों लोथल और चहुंदड़ों में। ठीक है, लोथल और चहुंदड़ों बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। लोथल की दोस्तों जो खोज की गई थी वो की थी R.S. राव ने। R.S. राव ने 1954 ईस्वी में खोज की थी। और जो लोथल है दोस्तों भोगवा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या मिला है, तो यहाँ पर मिला हुआ है दोस्तों गोदीबाड़ा यानी बंदरगाह मिला हुआ है। ठीक है, गोदीबाड़ा या बंदरगाह दोस्तों यहाँ पर मिला हुआ। ठीक है, और सीधी, अभी इससे पहले हम बता चुके हैं जो दरवाजे होते थे यहाँ के जो वो सीधी रेखा में खुलते थे, यानी कहने का से सड़क की ओर ही खुलते थे। चावल के दोस्तों प्रमाण मिले हुए हैं, भूसी, धान की भूसी यहाँ से मिली, चावल के प्रमाण मिले हुए हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या मिला हुआ है, चावल के प्रमाण मिले हुए, यहाँ पर
पैमाना भी, हाथी दांत का पैमाना मिला हुआ दोस्तों, पैमाना यानी मापक, मापक भी यहाँ से मिला हुआ है। और एक चीज़ याद रखना, जो चोंच, ये काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन आता है, पंचतंत्र की कहानी वाली एक कहानी की तरीके से मिला हुआ, चोंच में मछली दबाए और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का अंकन यहाँ पर वाला जार मिला हुआ, ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार, यानी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हमने बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट बताए हैं और ये बार बार एग्जाम में आते हैं। तो चावल के प्रमाण यहाँ से मिले हुए हैं और चोंच में जो मछली दबाए तथा पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का भी अंकन दोस्तों वाला जार यहाँ पर मिला हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप क्या करना दोस्तों, याद कर लेना। अब हम देखेंगे चहुंदड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों है चहुंदड़ो। अब चहुंदड़ो में क्या मिला हुआ है, तो चहुंदड़ो की खोज जो की थी दोस्तों अर्नेस्ट मैके ने की थी 1925 में, ठीक है, और उसके पश्चात में 1931 में मजुमदार जी ने की थी। यह कहाँ पर है, यह सिंधु नदी के किनारे एक जिला पड़ता है दोस्तों नवाबशाह, सिंध पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, पाकिस्तान में दोस्तों यह स्थित है चहुंदड़ो। यहाँ से क्या मिला, तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ये मिला कि यहाँ पर जो नगर थे वो सब दुर्ग रहित थे। अभी तक जितने भी स्थान बताए वहाँ पर दोस्तों या तीन भागों में डिवाइड था नगर, या 2 भागों में डिवाइड था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो ऊपरी सिरा था यानी जो निचला सिरा था ऊपरी से, दोनों क्या थे, दुर्ग रहित थे, कहीं पर भी दुर्ग दोस्तों नहीं मिला हुआ है, ठीक है, पहली चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़, बिल्ली का पीछा करते हुए दोस्तों, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिले हुए हैं। ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और ये आप इम्पोर्टेंट लिस्ट में डाल लीजिए और इसको बिल्कुल याद करिए। 2 क्वेश्चन यहाँ पर याद कर लेना। पहली चीज़ आपको क्या याद करना है, ये पंचतंत्र वाला लोथल से मिला हुआ है। पंचतंत्र में यानी जो कहानी का जो वो है वो लोथल से मिला हुआ। चहुंदड़ो से क्या मिला हुआ, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान ईंट पर, ठीक है, कुत्ते के पंजे के निशान। 4 पहिया खिलौने गाड़ी मिली हुई है। मनका और चूड़ी बनाने का कारखाना मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक ब्यूटी पार्लर टाइप का दोस्तों सामान सब मिला हुआ, काजल मिला हुआ है, लिपस्टिक मिली हुई है दोस्तों, और उस्तरा मिला हुआ है, कंघा मिला हुआ, खोपड़ी मिली हुई है, ये सभी चीज़ें दोस्तों मिली हुई हैं। तो ये है ना दोस्तों ब्यूटी पार्लर जैसा पूरा। तो एक चहुंदड़ो, क्योंकि यहाँ पर क्यों नहीं दुर्गीकृत, आप अपने मन से दोस्तों दिमाग लगाइए थोड़ा सा, दुर्गीकृत से क्यों नहीं किया गया, इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर भाई यहाँ पर क्या था, एक कॉस्मेटिक टाइप का था, लोग सभी लोग यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ कोई ऐसा दबाव तो था नहीं। तो यहाँ पर जो निम्न कास्ट के लोग हैं, उच्च कास्ट के सभी लोग जाते थे, इसीलिए इसका दुर्गीकृत नहीं किया गया था चहुंदड़ो। तो दोस्तों ये हो गया लोथल और चहुंदड़ो। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं उन क्वेश्चनों का हमने समावेश किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देख लीजिए, जितने बार बार आपके एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, उन्हीं का क्वेश्चनों का दोस्तों हमने समावेश किया है, और जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। तो ये दोस्तों बस यहीं तक, क्योंकि यहीं से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं और जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी तक के क्वेश्चन इसमें समावेश किया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक काम करना दोस्तों, क्या करना दोस्तों, इसे अपने लगभग 5 दोस्तों में दोस्तों इसे शेयर कर देना है, इतना काम कर देना है, 5 दोस्तों में दोस्तों शेयर कर देना है। और इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, जिससे इससे अच्छी वीडियो आपके लिए हम ला सकें पिक्चर के माध्यम से। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यदि इससे पहले आपने हमारा दोस्तों विस्तृत चर्चा का, इसमें हमने 3 पार्ट बनाए हैं दोस्तों, 3 पार्ट हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं हड़प्पा सभ्यता के पूरी विस्तृत चर्चा के साथ में। अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में हमने 1 लाइनर भी आपको इसमें बताया है, और इसके अतिरिक्त दोस्तों 2 MCQ टाइप क्वेश्चन 100+ क्वेश्चनों का समावेश हमने किया, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर हो जाए, कहीं से भी कोई डाउट ना रहे। तो वो भी वीडियो आप देखिए और इसी प्रकार से प्यार दोस्तों बनाए रहिए, और जिससे कि मैं और आपके लिए कुछ कर सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।